सर का पांचवास में घना दिन हुआ आपको मिलिया। आज मौको लगे जना पाचा रामा सामा करने आया। पहली तो माँ की खीली काट दी जना बकाई आता 5 वर्ष। तो आज मंच पर विराजमान आपके पूर्व प्रधान बन्ना राम जी साहब, लच्छा राम जी साहब और सभी नेतागण जिनके सहयोग से, जिनकी एकता से और आप लोगों के सहयोग से राजस्थान के अंदर रिकॉर्ड बनाने वाला मात्र 27 साल की उम्र के अंदर सबसे युवा विधानसभा के अंदर आपका जो प्रतिनिधि पहुंचा, उसके लिए मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ में मेरे छोटे भाई जैसे ही हैं। 10 साल से, तो जब से मेरी राजनीति चालू हुई थी तब ये NSUI के कार्यकर्ता थे, फिर ये प्रदेश अध्यक्ष बन गए। पिछली बार इनको टिकट भी मिल गई। हरजीराम जी को दिलवाने के चक्कर में इसकी मिली भी टिकट मैंने कटवा दी। मैं कहा भाई अब की बार तो डोकरे को ही देनी पड़ेगी। तो ये भी गम खा के बैठ गया। इतनी चौड़ी छाती वाला बच्चा मेरे को कोई बस की टिकट दे देना यहाँ से लाडनू जाने की, वो भी नहीं दी जाए। इसने MLA की टिकट छोड़ दी। और इस बार जब ये गया तो इसने सब जगह पर यही बात बोली कि देखो मैं पिछली बार बहुत मन से हरजीराम जी साहब के साथ लगा हुआ रहा था और इस बार भाई मेरे को मौका दिया है पार्टी ने, आप मेरे को वोट दो। और बहुत बहुत बधाई है इन दोनों विधायकों को कि अभी सिर्फ एक नहीं 2 सत्र हुए हैं विधानसभा के छोटे छोटे, और उसी में दोनों ने ये डंका बजा दिया, ये दिखा दिया कि नए समय के अंदर जो नागौर जिले के अंदर जो विधायक बने हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा अगर योग्य कोई 2 विधायक आज की तारीख में तो वो ये सामने अपने रामनिवास जी और भाई मुकेश। 30 क्वेश्चन लगा सकते हैं एक बार विधानसभा में। और क्वेश्चन लगाने का मतलब ये नहीं कि सवाल जवाब तो टाबर ये जार स्कूल में करे मार साहब और मतलब को नहीं। विधानसभा में जा रहा आप सवाल जवाब करो जना भी को मतलब हुए कि क्या तो कोई मंत्री को करंट कार्ड न हुए कि सब माँ के काम ठीक को नहीं हुए, कि माँ के डॉक्टर क्यों को नहीं, कि माँ के मास्टर क्यों को नहीं, माँ के बजट का पे आया ला गया क्यों को नहीं। वे इनका सवाल लगा बे 30 की लिमिट होया करे। गवर्नर बांधे उड़े 30 बता नहीं पूछ सको एक विधानसभा सत्र में। आपके मंच पाते बैठे उड़ा है 2 जगह विधायक है, पूरा 30 पूरा निचोड़ ले रहा है, ब्याज समेत ले रहा है आपके सवाल के साथ। तो अखबार वालों ने भी इनकी तारीफ करी कि भाई 2 सबसे युवा विधायक पहुंचे और जाते के साथ ही बिल्कुल जैसे कहते हैं ना नया ट्रैक्टर जैसे खेत में जुतता है, बिल्कुल वैसे जाकर के और आप लोगों की सेवा के अंदर लग गए। साथ में पधारे हमारे नागौर के प्रधान ओम जी सेन साहब, हमारे कांग्रेस पार्टी के IT सेल के जिलाध्यक्ष भाई सुखराम जी डोडवाड़िया जी, मंच पर उपस्थित आपके स्थानीय प्रधान लक्ष्मण जी, आपकी पूर्व सरपंच साहिबा और सभी सरपंचगण और नेतागण, मेरे सामने विराजमान सभी बड़े बुजुर्गों और नौजवान साथियों। यहाँ पे आने में थोड़ा समय इसलिए लगा क्योंकि नावा में एक बहुत बढ़िया मीटिंग रखी हुई थी आज। एक डॉक्टर कालेर हैं जो सीकर में चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, उनके बेटे ने एक ऐसी संस्था चला रखी है जिसके अंदर वो समाज सेवी है, तो समाज सेवा का काम करते हैं। तो उन्होंने जो फॉर्मेट रख रखा था प्रोग्राम का, वो मैं जरूर आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगा क्योंकि वो ऐसी चीज है जो हमें शायद आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा ऐसे कार्यक्रम रखने चाहिए। वो प्रोग्राम उनके आज बजरंगबली की उन्होंने कोई सवामणि रख रखी थी, तो उन्होंने मुझे फोन करा डॉक्टर कालेर ने कि साहब आ जाओ। मैंने कहा यार ठेठ दिल्ली से जीवन जीवने के लिए तो नहीं आया जाएगा। तो फिर बोले नहीं मैं सिर्फ जीवन का प्रोग्राम नहीं रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक किसानों की सभा भी रख रहा हूँ, उसके साथ साथ सवामणि है और उसके साथ क्योंकि मैं डॉक्टर हूं तो मैंने एक मुफ्त चिकित्सा शिविर भी रख रखा है यहाँ पे। तो इतना बढ़िया कार्यक्रम, हमें समय भी इसलिए लग गया क्योंकि वहां पे जो अपना उद्बोधन दे रहे थे वो भी बड़े बुद्धिजीवी तरीके के लोग थे और जो किसानों की बातें कर रहे थे क्योंकि किसानों की दिशा और दशा के ऊपर था।
तो उस पर कोई लंबी चौड़ी बात अभी नहीं, जब मौका लगेगा आप लोगों के बीच में बोलूंगी। तो वहां बात ये हो रही थी कि भाई किस तरीके से आज के जमाने में, कहाँ एक बारी जब प्रधानमंत्री भी बनते थे तो वो किसान पृष्ठभूमि के हुआ करते थे, कहाँ राजस्थान के अंदर भी आप बात करते थे तो 8-8, 10-10 नाम एक साथ जबान पे गिन दिया करते थे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कौन है, ये सब किसान नेता है। और वो कोई जाति विशेष से नहीं होते थे, किसान वर्ग के हुआ करते थे। लेकिन अब वो एक तरीके से यूं समझो कि हमें ढूंढे से भी कोई किसान का नेता नहीं मिलता कि भाई जो वास्तव में किसान हित की बात कर सके। तब मैं वहां पे 2-4 चीजें मैंने उन लोगों को बताई थी कि भाई जो मौका लगा वो तो हम लोगों ने भी उठाई लोकसभा के अंदर वो मुद्दे, लेकिन लोगों की भावनाएं बहुत अच्छी थी पिछली बार भी। ये बड़प्पन है नागौर की जनता का। भाई 1977 में तो रिकॉर्ड बनाया था, बीबीसी बुला दी थी कि भाई सारी जगह से इमरजेंसी के बाद में माहौल बिगड़ गया था और कांग्रेस हार गई थी। लेकिन स्वर्गीय नाथूराम जी वॉल्यूम मत बढ़ाओ भाई, इतनी रखो, बड़ो भाई चू करेगा। स्वर्गीय नाथूराम जी को हमने जिता करके भेजा और बीबीसी बुला दी, और उस दिन ये बता दिया कि नागौर की जो जनता है वो बाबा के पीछे खड़ी हुई है और बाबा जिए। और लास्ट तक जब आखिरी चुनाव के अंदर वो उठ करके आप लोगों के बीच में भी नहीं आ पाए, तब भी वो आपके और किसान हित की जो बातें थी वो वहां पे लोकसभा में उठाते थे। चाहे बाद में उनका कद बढ़ गया था तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री से उठा लिया करते थे। तो वो ताकत नागौर की जनता ने दादा साहब को दी। वापस जब समय आया तो 77 वाली बात शायद लोगों के दिमाग में बैठी हुई थी। लोगों ने एक तरफ ठान रखा था कि इस बार ज्योति को तो जरूर नाका निकालेंगे, चाहे बाकी की 24 हार जाए। लेकिन दूसरे वाले जितने थे उन्होंने भी लामबंदी करके बैठे थे कि बाकी कुछ होए नहीं होए, नागौर में इसको मत जीतने देना। वापिस इतिहास दोहरा दिया तो फिर इसके गोटों में तो अभी ग्रीस पड़ा है, 40 साल रगड़ेगी। तो खैर जो हुआ सो हुआ। पर मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जब 2009 में मैं बिल्कुल पहली बार आकर के आप लोगों के बीच में खड़ी होकर के बोली थी कि भाई मुझे एक वोट दे दो, इस बार जिता के भेजो, और अगली बार मैं बाबा के नाम पे नहीं, मैं मेरे नाम पे वोट मांगू। क्योंकि किसी ना किसी जगह जाकर के आदमी को जिम्मेवारी वोट नहीं पड़ती। भाई पहला वोट तो मांग लिया, बाबा के पीछे दे दो भाई। आप लोगों ने दिया और मैंने मेरे प्रयास में कहीं कसर नहीं छोड़ी। एक पहली बार का बना हुआ सांसद जब दिल्ली पहुंचता है तो आधी बार तो वो गोल बिल्डिंग के जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ना उसके गलियारे ही समझ में नहीं आते। पर फिर भी वहां जाके पूरी कोशिश करी। आज बंजी बैठे हुए, बंजी को आज मौका नहीं मिला उद्बोधन का, क्योंकि बंजी मेरे से भी लंबा भाषण देते और आपको पता था मैंने क्या क्या काम कर रखे थे, पर मेरा काम आसान कर देते। तो चाहे बीज को मॉन्सांटो से छुड़ाने का मुद्दा था कि किसान को बीज का अधिकार रह जाए, उसका बीज वो खुद इकट्ठा कर सके। कोई जरूरी नहीं है कि भाई मॉन्सांटो एक कंपनी थी, उसने पूरी दुनिया के अंदर जो अभी आप जिसके नाम से जानते हो बीटी कॉटन, पहले अपन कपास की खेती करते थे, देसी कपास नहीं बोते थे, और उसके बाद आगे नाम सुना सबने बीटी कॉटन। बीटी कॉटन बड़ी अच्छी लगी सबको कि भाई बहुत बढ़िया बीज है, हमने बोया तो हमारे बहुत बढ़िया पैदावार हुई। लेकिन उस बीटी कॉटन के साथ में एक परेशानी थी जिसको आज भुगत रहे हैं। और वो परेशानी क्या थी? वो परेशानी ये थी कि बीज हमसे खरीदो, इस बीज में जो स्प्रे करना पड़ेगा वो हमसे खरीदो, उसकी कीमत कौन तय करेगा? वो सरकार नहीं करेगी, वो प्राइवेट कंपनी थी, उसने कहा कीमत हम तय करेंगे। तो किसान उस चक्रव्यूह में फंस गया। बीज लो, बीज लेके उसकी दवाई लो, और अगर उसकी किसी कारण से अगर उसकी फसल बिगड़ जाए तो जो आज हम किसानों की अवस्था देख रहे हैं कि भाई लगभग हर 1 घंटे में पूरे हिंदुस्तान में 2 किसान आत्महत्या करते हैं। हर 1 घंटे में, अपन जितनी देर में यहाँ बैठ करके मीटिंग खत्म करके जाएंगे, किसी ना किसी कोने के अंदर 2 किसान परेशान होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। तो उस कंपनी ने कपास के आगे, कपास तक की तो उनको परमिशन थी, उसके आगे उन्होंने कहा सब्जियों में भी आएंगे, मक्की में भी आएंगे, गेहूं में भी आएंगे, बाजरे में भी आएंगे। और उन्होंने अपनी सरकार के साथ में पैक्ट कर लिया, MOU साइन कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट में कुछ इस तरीके की शर्तें थी कि हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हम आपको दे देंगे,
उसमें जो डॉक्टर और साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो हम आपको दे देंगे। हमारे पास में जो आपका जो सीड बैंक है, जो बीज हमने आज तक बचा के रखा है कि कल को कोई ना कोई विपदा पड़ जाए और हमें कोई पुराना ऐसा भारी बीज निकाल करके लाना पड़े जिसको हम नई कोई नस्ल बना सके, वो बीज हम उनके हवाले कर देंगे। लेकिन जो उससे आप साइंस से रिसर्च करके हमारे सब तनख्वाह हम देंगे सरकार वाले। जब कोई नई चीज बना लोगे तो उसका पेटेंट आपका हो जाएगा और उसके बाद आपको जब बेचना है तो उसकी कीमत तय करने में सरकार का कोई योगदान नहीं होगा। मैंने कहा यार ये कैसा। वो तो एक मैंने पिक्चर देखी थी, वो कादिर खान की और शक्ति कपूर की एक पिक्चर थी, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। उसमें एक डायलॉग था जिसके अंदर शक्ति कपूर उसका बेटा होता है कादिर खान का, और इनके आपस में अनबन हो जाती है। दोनों ठगोरे होते हैं 1 नंबर के। तो शक्ति कपूर आकर के और कादिर खान को बोलता है, बापू मुझे बंटवारा चाहिए। तो बापू कहता है भाई किस चीज का बंटवारा? कहता है यही घर वर पैसा वैसा जायदाद वायदाद। तो कहता है ठीक है, घर मेरा वर तेरा, जायदाद मेरी वायदाद तेरी, पैसा मेरा वैसा तेरा, चल पुट। तो ऐसा फैसला सरकार ने कर लिया कि भाई सब कुछ तो तेरे को दे देते हैं। और जो बिल्कुल वो जो ओडिंट वाले वो मगाराम का कटोरा था ना, ओडिंट ने मगाराम का चला जाएगा क्या है कटोरा है कटोरा, क्या कहीं करोगे भाई चुनाव हो जावे जना कटोरो थाने पकड़ाए दे वहां। तो वो है हाँ, चुनाव चिन्ह उसका कटोरा था। ये बता रहे ना, क्योंकि इसके ओडिंट इसके विधानसभा में पड़ता है ओडिंट, इसलिए बता रहा है कि चुनाव चिन्ह कटोरा था। बोले अभी मैंने पकड़ा हुआ है, फिर तुम्हारे को पकड़ाऊंगा। फिर आपके मुद्दा आया, वो अपने राज्य सरकार ने कर रखे थे। अब भाई घर के अंदर कोई कर दे गलती, उन्होंने सोचा ये था कि भाई टेक्नोलॉजी लाएंगे और भारी भरकम पता नहीं क्या ही हो जाएगा और हमारा किसान कितना ही पता नहीं उन्नति कर लेगा। और मेरे तो समझ में आई हुई थी, मैंने कहा ये ठगने का साधन है, घर वर पैसा वैसा जायदाद वायदाद टाइप का बंटवारा हो जाएगा। तो हरजी राम जी साहब को जाके समझाया और मुख्यमंत्री जी को समझाया और बहुत ज्यादा पेचीदगियों के बाद में उन एग्रीमेंटों को कैंसिल कराया। उसमें करार में ऐसा सिस्टम कर रखा था कि अगर कोई मान लो आपने फसल बोई, जैसे बीटी का बीज मान लो आपने अपने बोया, आपको खरीदना पड़ेगा और एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने बीज उनसे खरीदा। आपका खेत उनके पड़ोस में है, 2-4 बूटे इनके यहाँ से हवा से उड़ करके आपके यहाँ चले गए और 2-4 बूटे उग गए, तो वो ये कह देते हैं कि साहब आप सर्टिफिकेट दिखाओ। आप कहते भाई मैंने तो उगाया नहीं है, तो बाहर इस तरफ का था तो बीज वहां मेरे 4 के बूटे यहाँ लग गए। बोले ना, तो उसमें जेल भेजने का प्रावधान था कि किसान को उठा करके जेल भेज सकते थे। वो कंपनी के पास में इतनी पावर दे रखी थी उसके। उस कैंसिल करवाया उसको मैंने, और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि भाई अपना राज था, बेवकूफी करके बैठे हुए थे। अपने से पीछे वालों ने भी कुछ कर रखी थी, उनको जब समझाया तो वो मान गए कि भाई ये किसान हितैषी नहीं है, और उन्होंने उनको एग्रीमेंटों को कैंसिल कर दिया। लेकिन ये इसलिए हो पाया क्योंकि आपका जो जनप्रतिनिधि था जिसको आपने बना के भेजा था वो जागरूक था, वरना पता ही नहीं चलता कोई को। बाबा को मैं जहाँ कहीं जाती थी बाबा के लिए कहते थे, बाबा ने क्या कराया, बाबा ने हमारे सीलिंग हटाई, लेवी माफ करवाई, बाबा ने हमारे ट्रॉलियों का टैक्स हटाया। जब एक बार वहां पे मेरे पास में बजट पास हुआ और मेरे पास में जयपुर से फोन आया, वहां नागौर से फोन आया कि साहब जो आपके ट्रैक्टर हैं उनको कमर्शियल कैटेगरी में डाल दिया। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, अगर हो जाए तो बोले इंश्योरेंस जो उसकी 10 गुना हो गई, 1100-1200 रुपए लगते थे जिसके अब 10-11 हजार रुपए लगने लग गए। मैंने कहा कमाल है, ऐसी चीज हो जाए और पता नहीं चले। मैंने कहा चल मेरे को विश्वास नहीं होता। उन्होंने उठा करके मुझे जो सर्कुलर था उसकी कॉपी फैक्स कर दी। लोकसभा का उस टाइम बजट का सत्र चल रहा था, 4-5 दिन हो गए थे, 6ठा दिन था वो, मुझे अच्छे से याद है। मैंने कहा हद हो गई कि पूरे हिंदुस्तान में इस पूरे लोकसभा के अंदर ऐसा नहीं है कि चाहते नहीं थे, पर कुछ लोगों की इच्छा भी होगी बताने की, और बाद में मेरे को आकर के उन्होंने शाबाशी भी खूब दी, पर किसी को ये नहीं पता चला कि कमर्शियल कैटेगरी में कब ट्रैक्टर को डाल दिया गया। और कोई बोलने वाला नहीं मिला इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान की बात को मन में रख के भले ही बैठे रहो। 6 दिन ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे भी हिंदुस्तान में इंश्योरेंस नहीं हुई होगी ट्रैक्टरों की, हुई होगी ना। 6 दिन तक कोई रुकती थोड़ी है इंश्योरेंस होने। और आज जब मैंने लोकसभा में वो मुद्दा उठाया, नमो नारायण जी मंत्री थे, हमारे प्रणब मुखर्जी मंत्री थे, दोनों को मैंने जिस दिन अवगत कराया उस चीज से, लोकसभा में मुद्दा उठाया और हाथों हाथ उसी के उसी दिन ऑर्डर वापस हुए और वापस ऑर्डिनरी कैटेगरी में आए। तो इसका दूसरा उदाहरण है कि भाई आपका आदमी अगर जागरूक होता है और बात उठाता है तो उसका फायदा सिर्फ नागौर के नहीं पूरे हिंदुस्तान के किसान को मिलता है।
मिला कि नहीं मिला? आज वो स्थिति है। आज मैंने पूछा क्या चल रही है इंश्योरेंस, तो बोले थर्ड पार्टी तो लगती है हमारी 7400 से 8000 रुपए के आसपास, और फर्स्ट पार्टी अगर कराओ तो 14000 के आसपास। अब मुझे बताओ, आज अगर यही चीज कोई जागरूक होता तो इसका इकट्ठा करके देखो कितना पैसा पूरे हिंदुस्तान में, कितने ट्रैक्टर वाले हैं और कितना इंश्योरेंस का पैसा उनका जा रहा है। तो किसानों का ही नुकसान हो रहा है, पर कोई बोलने वाला नहीं मिलता। तो हम भावनाओं में तो आ जाते हैं कि पिछली बार आकर के कहा था कि कहीं कराए जाऊं, मैं कहता कि मैं 15-15 लाख रुपया खाता में जमा कराए दूं। लो सा अगला ही पीर हुई नहीं करा तो 15 लाख रुपए ले जमा एनुड़ा छोरा है ए और हुई बाबी ने हाथ पकड़ ले जा रहे बाबी अब कल हमारी नौकरी लाग जाए तो वोट दीजिए नहीं, जगह मोदी नहीं दीजिए खटका मत। और वही बाबियां जिनको मैंने कहा देखो मैंने एक बीड़ा उठाया है, सब पूरे नागौर में शिकायत करते हो पीने का पानी नहीं है। मैंने कहा मैं मेरा एडी चोटी का जोर लगा दूंगी अगर मेरी औकात हुई। मैंने कहा भाई इतनी मेरी पहली बार में औकात हो नहीं हो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जिस चीज के लिए स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा जैसे आदमी 60 साल तक दुखी होते रहे कि किसी तरह से भाई मैं नागौर के अंदर नहर का पानी पहुंचा दूं, तो मुझे पता था काम तो पेचीदा होगा, सोरे सास तो होएगा नहीं, पर मैंने फिर भी वो काम करा। और आज उसका मेरे को लोग जहां कहीं जाती हूँ कहते हैं ज्योति तू तो टिकट ले राजा, लाडली बार तो हुई जकी हुई की गलती हुई की। तो इस बार लोगों की भावनाएं बहुत है। पर आज जो ये कार्यक्रम रखा और जो इससे पहले ये कार्यक्रम रखा, उस दिन मुकेश को आना था, हुल्डानी में प्रोग्राम रखा हुआ था अपन ने, ये हमारे साथ ही चल रहे हैं परमेश्वर जी, इनके स्कूल के अंदर बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था, बहुत ही सारे बड़े मौजूद लोग वहां पे सब पधारे थे, बहुत लंबा कार्यक्रम चला। मुकेश जी इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उस दिन कांग्रेस पार्टी ने एक विधानसभा वार एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा था बूथ पे। अब भाई उस दिन पहला था जिस दिन हमारा 15 तारीख को था, तो तुम्हारे लाडनू में रख दिया, तो मुकेश जी इस प्रोग्राम में आ नहीं पाए, वरना ये आज इनका दूसरा प्रोग्राम होता जो आपके बीच में आते, तो इसीलिए इनका आज पग फिर आज हुआ है इनका, तो यहाँ पे पहली बार। उसका कारण क्या है कि कांग्रेस को भी अब कोई कहे कि ये बैठे हुए यहाँ मेरे सामने विराजमान पोते पहने हुए और हमारे दादा की उम्र के, इनको हम ये थोड़ी समझा रहे हैं कि बूथ का मैनेजमेंट कैसे करना है, ये तो समझाए हैं। लेकिन सामने क्या है, सामने वो पार्टी आ गई जिन्होंने ऐसा सिस्टम कर रखा है कि पहले तो प्रचार के मास्टर प्रचार करना शुरू करते हैं, जब देखो कैसे, उसके बाद में सोशल मीडिया अब और आ गया, उसके ऊपर अपना एक हवा बनाने लगते हैं। फिर कोई मुद्दा अगर उठ जाता है तो उसका राजनीतिकरण करने के अंदर आप लोगों ने देखा है किस तरीके से पीछे नहीं छूटते। इनके एमएलए आर्मी वाली जैकेट पहन करके घूम रहे हैं, क्यों भाई? हमारा सीना गर्व से चौड़ा नहीं होता क्या कि अगर पाकिस्तान को मजा चखा करके आते हैं हमारे जवान जाकर, हमें भी खुशी होती है। दुश्मन है हमारे लोगों को मार करके जाते हैं तो हमें बहुत गर्व से छाती फूल जाती है जब कहते हैं कि हिंदुस्तान के लिए आज एक बढ़िया चीज हुई। लेकिन वो इसको बताना चाहते हैं कि साहब ये बीजेपी के लिए बढ़िया चीज हुई। अब ये क्या बात हुई? हर चीज में राजनीति थोड़ी, कुछ चीज होती है जिसके अंदर आप राजनीति को परे छोड़ते हो, देश को पहले रखते हो। पर वो कोई मौका नहीं चुकेंगे जहां वो पब्लिक को प्रभावित कर सके, माहौल बना सके। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या कर रखा है, अपना सिस्टम बना रखा है बूथ के ऊपर। बूथ से पहले, बूथ पे तो बहुत हो जाते हैं, 800 वोट आ जाता है बूथ के ऊपर, तो 1000 वोट कहीं 1100 वोट है कि नहीं अपने बूथ पे, किसी पे जिस पे भी आप लोग बैठते हो। उनके यहाँ एक पन्ना इंचार्ज होता है, रजिस्टर के पन्ने के ऊपर जितने नाम लिखे जाते हैं उसके अंदर एक आदमी होता है जो उतने नामों का जिम्मेवार होता है। उसकी भोलावण की ये जो पन्ना इंचार्ज है, ये इस पन्ने पे जितने नाम आ सकते हैं वो होते हैं अमूमन 40 नाम। बोले ये 40 वोट डलवाने की जिम्मेवारी इस एक आदमी की, और वो जब तक वो 40 वोट नहीं डलवा देता अपने पन्ने के, तब तक वो शाम तक बैठता नहीं है कि वो चुप चुप करके जाता है। तो इसलिए इस बार कांग्रेस को भी बहुत बूथ मैनेजमेंट को सीरियसली लेना पड़ रहा है कि भाई वोट है तो बहुत, लेकिन डालने के टाइम पे कोई 19-20 हो जाता है, कोई मायरा भरने चला जाता है, कोई ब्याह शादी में चला जाता है, कह रहा है वोट नहीं यार दे दे, मैं नहीं दूं जना, एक मारो का ही फर्क पड़ जाता, एक मारो का ही फर्क पड़ जावे जना, सीपी जोशी जी एक वोट हो रहेगा, कहीं टाका दी मुख्यमंत्री बन जाता। तो भाई कीमत तो बहुत है, पर आपके बडेरों ने बहुत लड़ाई लड़ी थी इस वोट के लिए। तो ज्यादा लंबी बात नहीं करके आज बीच में वापस अगर पार्टी ने मौका दिया तो आपके बीच में आएंगे। पर आज जो कांग्रेस पार्टी ये प्रक्रिया कर रही है वो इसीलिए कर रही है कि चाहे वो नए वाले हो, चाहे वो
बुजुर्ग हो, वो एक एक बूथ के ऊपर जो अपने वोट हैं वो जरूर से डलवा दे, ताकि वो गिनीत जाए जब निकलने का टाइम आए। नहीं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि धोखा हो जाए और अपन अपने वोट होते हुए भी पीछे रहे। राज कांग्रेस का है और आपके जो ये एमएलए हैं ये नए हैं, खूब मेहनत करेंगे, अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे, आपके दिलों में घर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई इनको भी अपने पैर जमाने हैं, तो आप लोगों की दौड़ दौड़ के सेवा करनी पड़ेगी। मैं और कुछ बात नहीं कहते हुए सिर्फ यही कि भाई अब बूथ बूथ का ध्यान रखना है। कोई फालतू सुनी पंचायतों में हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि हम उधर की संभाल लें उधर की संभाल लें। अपन अपने अपने क्षेत्र की संभाल लेंगे तो अपनी सारी संभल जाएगी। जितने वोट हैं अगर अपन डलवा लेंगे तो मैं आज की तारीख में जो माहौल है नागौर के अंदर, मैं ये मंच पे खड़े होकर के कह सकती हूँ कि जो आदमी टिकट लेकर के आएगा वो नागौर से कांग्रेस का आदमी जरूर से जीत सकेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आपने हमारा पहले उत्तरी पर्वतसर में एक प्रोग्राम हो गया था, तो फिर बात ये थी कि भाई दक्षिण में भी चल करके एक बार सब लोगों से रामा सामा जरूर हो जाए। तो आज काली माँ के यहाँ पे आप लोगों के प्रांगण के अंदर दर्शन करने का मौका मिला और आप सबने यहाँ पधार करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया और मंच पे आए हुए सभी नेताओं ने साथ में आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उसके लिए आप सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारे जो दोनों नए और अब तो थोड़े थोड़े पुराने भी हो गए, सीखने लग गए विधायक हैं, इन दोनों को आगे इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इन दोनों के बहुत आगे अग्रिम बधाई देती हूँ कि भैया खूब मेहनत करें और खूब आप लोगों की सेवा करें और जस कमाएं। राम राम सर।